नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर टेस्ट सीरीज नंबर 16 है। इसमें 150 प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि नगरपालिका में से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 243 से लेकर 243 या 6 तक। अगला प्रश्न है, नायपीयडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। नायपीयडा, और इसका आंसर हो जाएगा डी म्यांमार। नायपीयडा म्यांमार भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बर्मा को भारत से अलग किया गया, और म्यांमार को क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण पैगोडा भी कहा जाता है। स्वर्ण पैगोडा कहा जाता है म्यांमार को। म्यांमार के सालबिन और इरावती नदी दोआब को पूरब का चावल का कटोरा कहा जाता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं भूटान को। अगला है, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था। आंसर हो जाएगा सी अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में बर्मा से संबंध खंड को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इस खंड को पृथक कर दिया गया, जिसे बर्मा सरकार अधिनियम 1935 कहा गया। ब्रिटिश सरकार ने 1937 में ब्रिटिश भारत में बर्मा प्रांत को अलग किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो का सुधार में किए गए पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में भारत सचिव लॉर्ड माले ने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम भयंकर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताइए। लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और पीर पंजाल में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की, तो ये हो जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, काराकोरम, उसके बाद होगा लद्दाख, उसके बाद होगा जास्कर, उसके बाद होगा पीर पंजाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अब मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार झंडा का डिजाइन तैयार कर स्टुअर्ट के समाजवादी सम्मेलन में फहराया था। नेक्स्ट है, आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कैप दिया गया, और इसका आंसर हो जाएगा बी शुभमन गिल। 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने के कारण शुभमन गिल को ऑरेंज कप दिया गया था, और गुजरात टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी को 28 विकेट सर्वाधिक विकेट लिए जाने के कारण पर्पल कैप दिया गया था। नेक्स्ट है, विश्व का विख्यात तेल शोधा कारखाना अबदान कहाँ है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ईरान में है। विश्व का विख्यात तेल शोधा कारखाना अबदान ईरान में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा तेल शोधा कारखाना निजी क्षेत्र का जामनगर में रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था, ओपेक का। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा का धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा की धारणा, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी यूएसए से ली गई है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में लिया गया है। कनाडा से संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची भारतीय संविधान में लिया गया है। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा सी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, और संविधान सभा ने उसे अंगीकार कर लिया, लेकिन लागू जो हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री अब तक अपने पद पर रहता जब तक उसे प्राप्त है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता जब तक उसे प्राप्त है। क्या प्राप्त है, आंसर हो जाएगा सी लोकसभा का विश्वास। अनुच्छेद 75 के आधार पर प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं, और अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
पीवी नरसिंहा राव के प्रयास से 1992 में संसद द्वारा पारित 73वें संवैधानिक संशोधन की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, द होली फैमिली। द होली फैमिली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की पुस्तक है। शेष तीनों जो महात्मा गांधी की पुस्तक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हरिजन और हिंद स्वराज। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है। इसका जो आंसर हो जाएगा, कूली भी उन्हीं का लिखा हुआ, द बार्बर ट्रेड यूनियन भी, द टू लिव्स एंड ए बर्ड उन्हीं का, मुल्क राज आनंद का लिखा हुआ। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी पुस्तकें लिखी हुई है। SEZ का पूरा रूप क्या है। SEZ का पूरा रूप है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत सरकार द्वारा SEZ स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ा देना है, और EPZ का पूरा नाम है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, और AEZ का पूरा नाम है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, और SEZ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है सार्क का पूरा रूप क्या है। सार्क का पूरा रूप है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी कब, तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी ढाका में। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, और सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो सदस्य देशों की संख्या 8 है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, लाल रंग से दर्शाया जाता है। और ब्लू रंग से किस चीज़ को दर्शाया जाता है, तो नदी या समुद्र को। पीले रंग से किस चीज़ को दर्शाया जाता है, तब ऊंचा स्थान को। किस स्थान को, ऊंचा स्थान को, जो मतलब पठार हो उसे दर्शाया जाता है पीला रंग से, और हरा रंग से दर्शाया जाता है मैदानों को। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन। रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान चीन देश का है। रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है, और रेशम उत्पादन में द्वितीय स्थान भारत का है। भारत में 4 किस्मों का रेशम उत्पादन होता है, और ये किस्म है एरी, सहतूत, तसर एवं मूंगा। अगला प्रश्न है कि कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। आंसर हो जाएगा बी, नवाज शरीफ। जिस समय कारगिल अघोषित हुआ था 1999 में, कब हुआ था, 1999 में। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। नेक्स्ट है, जंप बॉल शब्द का निम्नलिखित में किससे संबंधित है। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी, बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में 5-5 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में होते हैं, और बास्केटबॉल का प्रथम विश्व कप मैच 1950 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था, और इसका आंसर हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में नस्ल भेदभाव का तीव्र विरोध किया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को USA का गांधी कहा जाता है। इनका हत्या नस्लवाद की प्रतिक्रिया के रूप में 1968 ईस्वी में कर दिया गया था, और अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को अमेरिका से समाप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति है जो भूमिगत जल से बनी है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, कास्टरबीडो। कास्टरबीडो भूमिगत जल से निर्मित आकृति है। सर्क हिम अपर्दन से निर्मित स्थल कृति है। ये किससे है, हिम से है। और ड्रमलिन जो होता है वो हिम निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है। हिम अपर्दन से सर्क बनता है। पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश। पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश होते हैं। पौधे द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो के घर बने होते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, बर्फ़ के। एस्किमो के घर बर्फ़ के बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कोलकाता।
1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, जो कब किया गया? 1912 में लागू हुआ। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था, और इसका आंसर हो जाएगा ए, एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख है 330 में। अब 32 में विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख है, और 333 में विधानसभा में आंग्लेय भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, परिवार कल्याण से है। लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से है। अगर कमल का है तो संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस है तो डॉक्टरी सहायता अस्पताल है। लाल झंडा है क्रांति का प्रतीक है। काला झंडा है तो विरोध का प्रतीक है। अगर पीला झंडा है तो संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा है। नेक्स्ट है, कंटूर रेखा दर्शाती है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, समुद्र तल के समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को कंटूर रेखा दर्शाती है। आइसोबार समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोहाइट समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाला रेखा है, और समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाला रेखा को आइसोहेलाइन कहलाता है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा था? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन बांग्ला लेखिका है, ए लाइफ की रचयिता है, और तस्लीमा नसरीन की कई पुस्तकें हैं जो प्रसिद्ध है, जैसे लज्जा, फ्रेंच लवर, बेशर्म आदि। नेक्स्ट है, कावेरी नदी बहती है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण भारत में। कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा कौन? तो सी, गुजरात में। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन गुजरात राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में है। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। गुजरात में कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, और असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगर उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये सब प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, 1985 ईस्वी में पारित हुआ था, और ये संविधान के कैवा संशोधन था? तो 52वां संविधान संशोधन था, और उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे वो थे राजीव गांधी। कौन थे? तो राजीव गांधी तत्कालिक प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? आंसर हो जाएगा सी, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर हो जाएगा ए, केरल का। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनी अट्टम भी केरल के ही शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ का है क्या है? तो भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी है। और अगर हम असम की बात करें तो ये है बिहू। क्या है? बिहू। निम्नलिखित में कौन 2 राज्यों की राजधानी है? आंसर हो जाएगा ए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी है। मेगास्थनीज राजदूत था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सेलुकस का। सेलुकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और मेगास्थनीज ने ही पुस्तक लिखा था। कौन सा? तो वो लिखा था इंडिका। चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में फाहियान आया था, और मिनांडर यूनानी था जिसने भारत पर शासन किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है, भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है। भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है।
आंसर हो जाएगा बी 7500 किलोमीटर। भारत की कुल समुद्री सीमा 7500 किलोमीटर लगभग लंबी है। ऐसे एग्जैक्टली 7516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि संपूर्ण भारतीय भूमि तट की कुल लंबाई 7500 है। भारत का स्थलीय सीमा का संबंध देश 7 है। भारत के जल और स्थल सीमा से जुड़ा देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा बी सिद्धार्थ था। बुद्ध शाक्य गणराज के क्षत्रिय थे जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ को कहते हैं? उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ को कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी हिमाद्री। हिमालय के 3 भागों में बांटा गया है। हिमाद्री सबसे उत्तर भाग का हिमालय है और सबसे दक्षिण भाग को शिवालिक कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। कौन सा युग्म गलत है? 1 जुलाई डॉक्टर्स दिवस बिल्कुल सही है। 23 जनवरी नेताजी जयंती, 23 जनवरी जो है वो नेताजी जयंती है। और 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 4 दिसंबर जो है वो विश्व प्राकृतिक दिवस, ये गलत है। 4 दिसंबर विश्व प्राकृतिक दिवस गलत है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो ये शुरुआत के तीनों सही है, ये गलत है। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है? आंसर हो जाएगा सी क्रोड। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्रोड नीफे कहलाता है। नीफे लोहा एवं निकेल की बहुलकता पाई जाती है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? तो 3:7 है। नेक्स्ट प्रश्न है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी मैडम कामा को। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। 1942 के आंदोलन में अरुण आसफ अली ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ी? ट्रोपोस्फीयर की सघनता कब बढ़ जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी शीत ऋतु में। क्षोभ मंडल की सघनता शीत ऋतु में बढ़ जाती है। शीत ऋतु में नमी अधिक होने के कारण जलवायु अधिक सघन हो जाती है, जिस कारण क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? साइलॉक। आंसर हो जाएगा सी मर्चेंट ऑफ वेनिस। साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस रचना का पात्र है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्रकाशन 1596-97 में हुआ था। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? आंसर हो जाएगा बी दामोदर मौजे को मिला। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सम्या कवि नीलमणि फुकन को मिला था, जिनकी हाल ही में निधन हो गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुआ था 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया? आंसर हो जाएगा बी जर्मनी ने शुरू किया है। अगला है, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? आंसर हो जाएगा ए मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है। कौन कौन? तो एक तो फोबोस हो जाएगा और एक जो हो जाएगा वो है डिमोस। क्या हो जाएगा? डिमोस। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए एक्सपोसैट। भारत का पहला ध्रुवीय मिशन एक्सपोसैट है। इसरो एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट का निर्माण रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर के सहयोग से कर रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अंचत किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी टेबल टेनिस से संबंधित है। 2022 का ध्यानचंद पुरस्कार मिला है किसे? तो अश्विनी अंकुजी के, धर्मवीर सिंह को, बीसी सुरेश को और नीर बहादुर गुरुंग को सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 25 लाख रुपये दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के लिए राशि दी जाती है 15 लाख रुपये। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी अपघटक को। अगला है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? और इसका आंसर हो जाएगा बी दाब विद्युत प्रभाव का। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी
नियॉन है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लाल रक्त कोशिकाओं से। शरीर में O2 की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। अगला है सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा सोरा जो बारूद बनाने का काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका जो रासायनिक नाम है वो है पोटेशियम नाइट्रेट। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु की लेंस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? तो यहाँ पर फोकस दूरी दिया हुआ है -15, क्या दिया हुआ है -15, और वस्तु की दूरी दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। तो सूत्र होता है क्या? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/v बराबर हमारा जो फार्मूला हो जाएगा 1/f प्लस 1/u बराबर रख दीजिए -15 और ये प्लस 1/-30 रख दीजिए। और इसे जब सोल्व कीजिएगा तो v बराबर आएगा -10 cm आ जाएगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक एवं अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा d -10 सेंटीमीटर। वर्षा के बूंदे गोल होने का कारण है? आंसर हो जाएगा बी, जल का पृष्ठ तनाव। जल का पृष्ठ तनाव। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसलिए वर्षा के बूंदे पृष्ठ तनाव का कारण गोल होती है। अब पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है जूल पर मीटर स्क्वायर, और अगर एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन पर मीटर होता है। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गति ऊर्जा, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गति ऊर्जा, आंसर हो जाएगा सी, 4 गुनी हो जाएगी। क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं हाफ mv² है। अगर v 2 गुनी हो जाएगी तो 2 गुना v के स्क्वायर करेंगे तो ये 4v² हो जाएगा, 4 बाहर है तो ये हमारा जो हो जाएगा क्या, तो 4 गुनी हो जाएगी। शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये यकृत। शराब के अत्यधिक सेवन से मानव का यकृत लीवर सबसे अधिक प्रभावित होता है। शराब में अत्यधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल होते हैं। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? आंसर हो जाएगा बी, कार्बन। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। कार्बन एक धातु है जिसकी परमाणु संख्या 6 है और ये पी ब्लॉक का तत्व है। MnO2 4HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 की दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है। आंसर है ए, रेड क्रॉस का उदाहरण है, रेडॉक्स का उदाहरण, रेडॉक्स अभिक्रिया का ये उदाहरण है। अपकरण हुआ रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं या मूलकों का अनुपात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? आंसर हो जाएगा ए, यह रासायनिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, बेरियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप बेरियम सल्फेट होता है। एक रिएक्शन हो जाएगा BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस 2NaCl। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पोलोनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में पोलोनियम अंतिम उपधातु है। पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। पोलोनियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? 84 होती है। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस निकलती है। Zn को H2SO4 से प्रतिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा ZnSO, क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा और प्लस H2O बनेगा। तो आंसर हो जाएगा ए। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो सीधे 7 गुना इसे मीटर में बदल दीजिए और बेटा 700 से भागा दीजिए, आंसर हो जाएगा 10 सेकंड। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस बनती है, आंसर हो जाएगा ए, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है। क्या हो जाएगा रिएक्शन? CH3COONA प्लस NaOH करेंगे तो हमारा जो बनेगा CH4 प्लस Na2CO3 बनेगा। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है, हीरा और ग्रेफाइट में, आंसर हो जाएगा ए,
चतुष्फलकीय संरचना एवं षष्ठकोणीय संरचना। हीरा का चतुष्फलकीय संरचना होता है और ग्रेफाइट का षष्ठकोणीय संरचना होता है। शुष्क सेल में जिंक किस सतह पर होती है? शुष्क सेल में जिंक किस सतह पर होती है? आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक। शुष्क सेल में जिंक की सतह ऋणात्मक होती है। कैथोड का कार्य ग्रेफाइट कार्बन छड़ के छड़ को जिसकी सतह धनात्मक होती है, कैथोड का धनात्मक होती है। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है? आंसर हो जाएगा डी, 22.4 लीटर होता है। आदर्श गैस का फॉर्मूला क्या होता है? PV बराबर NRT होता है। मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। O पॉजिटिव का जो होता है 32.53 होता है और B पॉजिटिव का जो होता है वो 32.53 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? आंसर हो जाएगा बी, 3। किशोरों को प्रतिदिन 3 औसत मात्रा वाले संतुलित आहार देने चाहिए। किशोरियों को प्रतिदिन लगभग 2200 कैलोरी और किशोरों को लगभग 2500 से 3000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पेट्रो रसायन का। कुछ बहुकोषीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है। आंसर हो जाएगा बी, बीजाणु। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित खाली स्थान होते हैं। आंसर हो जाएगा डी, कशेरुकी यानी बट्टी विट्रा। अगला प्रश्न है प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात की समयावधि के लिए 20% की वार्षिक दर से उधार ली, और यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 780 रुपया अधिक हो गया हो तो उधार ली गई धनराशि कितनी थी? तो माना कि मूलधन कितना है, जो मूलधन है यहाँ पर वो x मान लेते हैं। अब कह रहा है x का ब्याज जो निकाला जा रहा है पहले से कॉमन लेते हैं क्योंकि 3 बार क्या हुआ है, शुरुआत में 3 साल के लिए लिया है कितना परसेंट, 12% के दर से, ठीक है, और ये बटा 100 हो जाएगा, प्लस अगले 5 वर्ष में कितने परसेंट के लिया है, 16% के लिया है, और टोटल 11 साल के लिया था, 5 और 3 8 हो गया, अब बचा कितने 3 साल के, तो इसमें होगा 3 साल के लिए, उसके लिए कितना है 20% के हिसाब से बटा 100 हो जाएगा और इसे कॉमन कर देंगे। इतना जो बराबर हो जाएगा, इतना बराबर है कितना, x तो पहले मूलधन है प्लस ब्याज कितना है 780 रुपया। इतने के अगर इक्वेट करके हम सोल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे वो हमारा मान आ जाएगा मूलधन जो उधार लिया गया है। तो थोड़ा सा इसे सोल्व कर देते हैं, x कॉमन रख लेते हैं, 9 बटा क्या हो जाएगा 25 प्लस 20 बटा 25 प्लस 15 बटा 25 बराबर हो जाएगा x प्लस 60 लास्ट में जो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 8000। अब सोल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 8000 ए। नेक्स्ट प्रश्न है एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने अधिक पर नियत करे ताकि 12.5% की एक कटौती देने के उपरांत भी उसे 5% का लाभ हो। तो सबसे पहले क्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 100 मान, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि 5% उसे लाभ भी कमाना है तो 105 रुपये, यानी विक्रय मूल्य तो 105 रुपया है। अब माना कि प्रश्न से माना कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य x है, उसको 12.5% की छूट दिया जा रहा है, अंकित मूल्य में 12.5% की छूट दिया जा रहा है, यानी x माइनस x गुना 12.5% बटा 100 इक्वल टू कितना हमारा हो जाएगा, वो 105 के बराबर होगा, क्योंकि हमें जो 12.5% छूट दिया है अंकित मूल्य में और उतना में घटा देंगे तो कितना के बराबर होगा, विक्रय मूल्य के बराबर 105 के बराबर होगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारा जो x का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा कितना 120 रुपया, x का मान 120 रुपया, यानी अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा 120, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि कटौती देने के उपरांत उसे 5% लाभ है। एक दुकानदार अपने माल के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने अधिक पर नियत करे, तो 100 है और ये 120 है, यानी 20% अधिक करे क्रय मूल्य पे, यानी अगर वो 100 रुपया में खरीदा है तो वो 120 रुपया उस पर लिखे और उस पर 12.5% के अगर छूट देता है तो वो आ जाएगा उसे 5% के लाभ। आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपया है तथा इस पर 10% का बट्टा दिया जाता है। यदि असमय से दुकानदार 5% का एक अन्य बट्टा भी दे रहा है तो असमय में इसका विक्रय मूल्य होगा। तो अभीष्ट विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 2100 शुरुआत में दे रहा है 10% का, 90/100, उसके बाद क्या करें 5% के और दे रहा है, तब 95/100 हो जाएगा। इसे जब सोल्व कीजिएगा तो निकल के आएगा 1795.95। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? वो होगा बी, 1795.50। नेक्स्ट है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। 2 क्रमवार बट्टे देने के उपरांत उसे 1224 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहले बट्टे की दर 10% है तो दूसरे बट्टे की दर क्या होगा? दूसरे बट्टे को हम मान लेते हैं x। अब आइए प्रश्न में है वो सोल्व करते हैं। 1600 गुना कितना हो जाएगा? 10% की तो पहले बट्टे दिया जा रहा है और दूसरे में क्या दिया जा रहा है? x। तो 100 - x/100 बराबर कितना है? 1224 रुपया है। और जब इसे सोल्व कीजिएगा तो x का जो हमारा मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 15%। यही हमारा मान निकल जाएगा। जो दूसरा बट्टा क्या है तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक पाइप किसी हौज के 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? हौज को पूरा भरने में तो जो अभीष्ट समय बराबर होता है, एक डायरेक्ट इसका फॉर्मूला तो है, अगर सीधा सीधी दिया हुआ है कि 12 घंटे में भर सकता है 18 घंटा में, तो अभीष्ट समय बराबर हो जाएगा वो 12 गुना 18/18 - 12, जो हमारा निकल कर आ जाएगा 36 घंटे। कितने घंटे? 36 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले 10 किलोग्राम चावल में 15 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाले दूसरे प्रकार के चावलों के कुछ मात्रा मिला दी तथा मिश्रण को 14 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा। यदि इस प्रकार उसे 5% का लाभ हुआ तो दूसरे प्रकार के चावलों की मात्रा क्या थी? तब माना कि दुकानदार चावलों की मात्रा कितना थी? x थी। अब कुछ चावल के लागत को देख लेते हैं। पहले क्या था? 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, ठीक है ना, भले 10 किलोग्राम, यानी 10 गुना 10 तो हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाले दूसरे प्रकार के चावलों की कुछ मात्रा मिलाया है, जो कि हम मात्रा को हम x मान चुके थे, यानी 15 गुना x हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न में क्या कह रहा है क्या कि मिश्रण को 14 रुपये प्रति किलोग्राम भाव से बेचते हैं तो 5% का लाभ होता है। तो आइए प्रश्न से निकालते हैं कि 15x + 100, जो ये 100 है, इसका वो लाभ हो रहा है कितना? इसको 105 में, मैंने 5% लाभ के 105 में बेच रहा है, और वो कितना आना चाहिए? तो 14 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 10 किलो था प्लस x किलोग्राम जो ऐड किया गया था, और उसको गुना कर देंगे हम, 14 रुपये में बेचा गया है ये। तो जब ये हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो x के मान निकल के आएगा वो 20 kg आएगा। सिर्फ सोल्व कर देना है। क्या है कि 10 रुपये kg, तो 10 kg को मिलाया यानी 100 रुपया ये हो गया, और 15 रुपये kg मिलाया है x kg का, जो कि नहीं दिया हुआ है, इसे निकालना है। तो 15 गुना x हो जाएगा। अब 15x + 100 kg, जो हम 100 रुपया जो ये है, 15x kg में रुपया में आएगा, ये रुपया और ये 100 kg, ये दोनों को अगर 105% में, क्योंकि 5% लाभ भी है, यानी 105/100 से गुना करेंगे तो जो हमारा निकल के आएगा वो 14 रुपये पर kg से बेचा था। कितना? तो 10 kg + x kg के। तो यही हमारा एक इक्वेशन आएगा, इसे सोल्व कीजिएगा, x = 20 kg आएगा, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। इसे 168 रुपये में बेचने पे होने वाले लाभ या हानि क्या होगा? तब माना कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? x है, तो x - 144 बराबर x गुना 1/7, ऐसा प्रश्न से कह रहा है। तो हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा कितना? 168 रुपया। कितना आ जाएगा? 61 रुपया। क्या है? x - 144। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उसका क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होता है। तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य x है, 144 रुपये में बेच रहा है, तो वही हमारा हानि निकलेगा। और कितना? वस्तु के x/1/7 के बराबर होगा। तो ये जब सोल्व कर दीजिएगा इसे, x गुना 1/7, तो हमारा निकल कर आ जाएगा x का मान कितना? 168। तो उसके बाद क्या करा कि 168 में बेचने से ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसे 168 में बेचने में होने वाला लाभ या हानि क्या होगा? तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो
12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ वस्तु बटा क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य गुना 100, यानी 12 - 9 बटा 9 और गुना 100 कर दीजिएगा तो हमारा 33.1/3 आ जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लिया कि मेज का क्रय मूल्य 100 रुपया है और 20% के लाभ पर बेचता है कितना में 120 रुपये में। विक्रय मूल्य क्या है 120 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। अगर कह रहा है कि वो 10% के मतलब कम करके खरीदता, -10% अगर खरीदता कितना में खरीदता 90 रुपया में खरीदता, यानी और उसे बेचने पर कितना है 35% का लाभ होता, यानी 121.5 रुपया। 90 के 35% लाभ जोड़ देंगे तो 121.5 रुपया में अगर बेचता तो 35% का लाभ होता। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, यानी 1.5 का अंतर है। और क्या रहा है कि 105 रुपया अधिक में बेचा होता, 105 रुपये में अधिक बेचा होता तो इससे 35% का लाभ होता, यानी 1.5 का जो अंतर है वो बराबर है कितना 105 रुपया के बराबर। तो 100 का अंतर कितना हो जाएगा 105 बटा 1.5 गुना 100 बराबर हो जाएगा 7000। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए की आय बी से 40% कम है, बी से 40%, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी का आय मान लेते हैं कितना 100 रुपया, क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। ए की आय कितना हो जाएगा, ए की आय हो जाएगा 60 रुपया क्योंकि इसका 40% कम है। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, तो इससे ए से ज़्यादा कितना है 40 ज़्यादा है, और 40 ज़्यादा है कितने में ज़्यादा है तो 60 पे निकालना है क्योंकि ए की आय से प्रतिशत पूछ रहा है। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा जो हो जाएगा कितना 200/3 बराबर 66.2/3 सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपये में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है। संतरों की प्रारंभिक भाव प्रति संतरा है क्या है। आइए देख लेते हैं। 20% की कमी होने से यानी 1/5 की कमी होने से, 20% की कमी होने से 1/5। तो अगर प्रारंभ में कीमत 5 रुपया है तो वर्तमान में कीमत क्या हो गया 4 रुपया हो गया। खपत क्या था, खपत हमारा 4 था, क्या कर रहा है 120 में 20 अधिक संतरे के संतरों की प्रारंभ तो 4 है तो ये बढ़ जाएगा वर्तमान में 5, यानी अंतर जो है कितने की है 1 की है। 1 का अंतर में कितने हैं 20 अधिक संतरे खरीद रहा है यानी 20 का अंतर है, तो 4 में कितना हो जाएगा 80 का। तब प्रारंभिक कीमत बराबर हो जाएगा 120/80 बराबर 1.5 रुपया प्रति संतरा हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो आंसर हो जाएगा ए। एक और इसका तरीका है बनाने का, बना सकते हैं शॉर्ट में कि प्रारंभिक भाव बराबर होता है लागत गुना मूल्य में कमी % बटा 100 माइनस कमी % गुना वस्तु में वृद्धि। आप ये भी कर सकते हैं वस्तु में वृद्धि। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 120 है लागत, मूल्य में कमी हुआ है कितना 20 हुआ है, मूल्य में कमी % 20 है, तो फिर 100 माइनस कितना % कमी तो 20%, और वस्तु में वृद्धि कितनी हुई है तो 20 वस्तु की वृद्धि हुई है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 1.50 रुपया पर संतरा आएगा। अगला प्रश्न है 2 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 का मान क्या होगा। आइए देखते हैं, इसे सोल्व करते हैं। पहले छोटे रूप में लाते हैं। 2 प्लस कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, प्लस 0.01 हो जाएगा, प्लस 0.001 हो जाएगा। जब इसे सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2.111। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि 100 तथा 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ये देखना है। यानी विषम संख्या 100 तथा 200 के बीच में कौन कौन होगा 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस ... प्लस 199 होगा। यानी एक फार्मूला होता है
क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर टी एन। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर टी एन, जहाँ टी एन कितना दिया हुआ है 199 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है शुरुआत का टर्म कितना 101 और डी बराबर दिया हुआ है 2। तो आइए इस फार्मूला को फिल करते हैं और एन बराबर हम निकालते हैं क्या होगा। तो एन जो हमारा निकल कर आएगा 101 प्लस एन माइनस वन इंटू 2 बराबर 199। सोल्व करेंगे एन बराबर 50 निकल के आएगा। अब फिर एक दोबारा फार्मूला में रखना होगा। दोबारा जो फार्मूला है वो क्या है, एस एन का है। एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। ए पहला टर्म है, एल लास्ट टर्म है, तो कितना हो जाएगा 50 बटा 2 गुना 101 प्लस 199 लास्ट टर्म। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आएगा हमारा 7500 निकल के। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि x बटा वाई बराबर 4/5 हो तो 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स बटा 2y प्लस एक्स बराबर क्या होगा। तो x बटा 4 बराबर y बटा हम 5 लिख सकते हैं, इसे इधर कर दिए हैं और इधर कर दिए और इक्वल टू इसे k मान लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 4k, अब y बराबर हो जाएगा 5k। अब आइए इसमें रखते हैं 2y माइनस एक्स बटा 2y प्लस x में रखेंगे y का मान 5 है तो 10k माइनस 4k, एक्स वाई का मान रख लेते हैं 10k प्लस 4k। तो हमारा काट छाट के निकलेगा 3/7 आएगा। प्रश्न में दिया हुआ है 4/7 प्लस जो इसका मान निकालें 3/7, 3/7 बराबर 7/7 इक्वल टू 12। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें दो संख्याएं 45 तथा 55 छोड़ दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 संख्याओं का कुल योग कितना होगा 50, औसत से गुना कर देते हैं तो आ जाता है यानी 1900। दो संख्याओं को छोड़ने पर शेष 48 संख्या का क्या हो जाएगा। तो 1900 माइनस 2 कौन कौन छोड़ना है, 45 माइनस 55 छोड़ना है। जब इन दोनों को छोड़ेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1800। शेष 48 बचा है उसका औसत क्या होगा 1800 बटा 48 कर देंगे तो हमारा निकल कर जो आ जाएगा 37.5। तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुना से 224 कम हो तो ये संख्याएं क्या होगा। तब माना कि दो संख्या कौन कौन है 3x है और 4x है। प्रश्न में कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या के वर्ग के 8 गुना यानी 8 गुना 3x² माइनस वर्ग के 8 गुना से 224 कम है माइनस छोटी संख्या स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 224। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग से 8 गुना, छोटी संख्या यहाँ पर 3x है और बड़ी 4x है, और 8 गुना करने के बाद बड़ी संख्या घटाएंगे तो बदले में कितना आ जाना चाहिए 224 आ जाना चाहिए। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो जो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 2। तो अभी संख्या जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगा 3 गुना 2 बराबर 6 और एक संख्या 4 गुना 2 बराबर 8 यानी 6 और 8 आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान आयु वही है, बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। तो माना कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है x है। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की आयु कितना था तो 17 था वर्ष पहले, मतलब औसत आयु 17 था तो 3 वर्ष पहले कितना हो जाएगा तो 17 × 85 वर्ष था। 5 सदस्यों की वर्तमान आयु 3 वर्ष बाद है तो 15 इसमें जुड़ जाएगा, 5 × 15 तो हो जाएगा कितना 100 वर्ष, यानी 5 सदस्यों की वर्तमान आयु 100 वर्ष है। अब 5 सदस्यों की वर्तमान आयु प्लस बच्चों की वर्तमान आयु इक्वल टू हो जाएगा 100 + x वर्ष। औसत जो 100 + x बराबर 6 होगा ना, क्योंकि x बच्चे का है और 100 पहले से था और 6 बच्चे हो गए तो ये एवरेज हो गया। तो 100 + x बटा 6 बराबर कितना हो जाएगा 17। तो x का मान जो हमारा निकल के आ जाएगा वो 2 वर्ष निकल के आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि
त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 100 डिग्री, ए बी बराबर ए सी, तो निम्नलिखित में से कोण बी का मान क्या होगा? अगर ए बी बराबर है ए सी तो कोण बी बराबर भी कोण सी होगा। तो कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस 100/2 बराबर 40 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा ए 40 डिग्री। एक समबाहुभुज के जिसमें प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री है, कितनी भुजाएं रह सकती है? तो माना समभुज की भुजाओं की संख्या कितना है? n है। तो प्रश्न से कह रहा है कि 2n - 4 × 90 डिग्री बराबर कितना? 108 डिग्री n। जब n के सोल्व कीजिएगा तो 360 डिग्री बटा 72 बराबर 5 आ जाएगा। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी 5। यदि समभुज की n भुजा हो तो कुल कोणों का योग 2n - 4 × 90 डिग्री होता है। 2n - 4 × 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 36 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं तो उसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में कितने आदमी बना सकेंगे? 140 मीटर दीवार 21 दिन में बनाते हैं 36 आदमी, तो 1 मीटर दीवार बनाएंगे एक दिन में कितना? 36 × 21 बटा 140। तो 100 मीटर दीवार बनाएंगे एक दिन में कितना? 100 × 36 × 21 बटा 140। और 100 मीटर दीवार बनाते हैं 18 दिन में, तो 18 से क्या कर देंगे? यहाँ भागा दे देंगे, तो जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो 30 आदमी के बराबर आ जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। या इस तरह से भी बना सकते हैं, m1 d1 बटा w1 बराबर m2 d2 बटा w2। m1 36 d1 21 बटा कितना है? 140 बराबर x गुना 18 बटा 100 कीजिएगा, तो x का यहाँ मान निकल के आ जाएगा 30 निकल के आ जाएगा 30। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरे संख्या से 4 गुना है तो संख्याएं क्या होगा? माना कि एक संख्या क्या है? माना कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और x गुना 4x बराबर कितना? 2500, यानी x² बराबर होगा 2500 बटा 4। तो x बराबर जो हमारा हो जाएगा 50/2। x बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि x² बराबर है, इधर हम चल जाएंगे अथी में रूट में, तो 50/2 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 25। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 25 × 4 यानी 100। एक 25 होगा, एक 100 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई कितनी है? तो व्यक्ति की चाल क्या है? पुल का 15 मिनट में 5 किलोमीटर पर घंटा व्यक्ति की चाल है, उसको पहले मीटर में हम बदलते हैं, 5/18 से गुना करके, तो हो जाएगा 25/18 मीटर पर सेकेंड। 15 मिनट में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तब 25/18 गुना 15 मिनट, उसको सेकेंड में बदल रहे हैं तो इतना, तो हो जाएगा कितना? 1250 मीटर तय किया है। अच्छा, पुल की लंबाई कितना हो जाएगा? 1250। आंसर बी सही हो जाएगा। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में प्रत्येक में से 9 घटाने पर उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या क्या है? तो माना कि दो संख्याएं कितना है? 3x 5x है। अब कह रहा है कि प्रत्येक में से 9 घटाते हैं, 3x - 9 बटा 5x - 9 करते हैं, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 12:23 हो जाएगा। बस इसी को सोल्व कर देना है और x के मान निकाल लेना है। 11 आ जाएगा, तो छोटी संख्या 3 × 11 बराबर 33 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ए। अगला है, निम्नलिखित श्रेणी की कौन सी संख्या पूर्ण करेगी? निम्नलिखित श्रेणी को कौन सी संख्या पूर्ण करेगी? तो आइए देखते हैं किस तरह है। 6 + 5 करेंगे 11, 11 + 10 करेंगे 21, 21 + 15 करेंगे तो 36, और 36 + 20 करेंगे तो 56, और 56 प्लस क्या करेंगे? यानी 5 प्लस होकर जुड़ रहा है, 5, 10, 15, 20, 25 हो जाएगा, तो 56 + 25 बराबर 81 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर संख्या आकृति को ज्ञात करें। वायलिन, सितार, बीना और बांसुरी। इसमें आंसर हो जाएगा डी बांसुरी। बांसुरी को छोड़कर अन्य सभी वाद्य यंत्रों में ताल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बांसुरी असंगत है। नेक्स्ट है JLMK SUBT SBUT GIGH में कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा C SBUT। अन्य सभी में दूसरे अक्षर से तीसरे अक्षर में एक क्रम की वृद्धि हुई है। L से M, U से V और जो वृद्धि हुई है, और C में जो होता है वो नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा C
सी। अगला है 72 572, ये किस तरह के सीरीज है, उसमें कौन सा असंगत है ये देखना है। अन्य सभी में पहले दोनों अंकों का अंत में पुनरावृत्ति की गई है। देखिए यहाँ पुनरावृत्ति की गई, इसे भी पुनरावृत्ति की गई है और यहाँ को भी पुनरावृत्ति की गई है। यहाँ पर हमने इन तीनों में किया गया, लेकिन इसमें क्या है 35 होना चाहिए लेकिन 53 है, तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है 104 नंबर में, इसका हो जाएगा डी। इसका जो 104 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि अन्य सभी आकृति में दो दो चित्र एक साथ दिए गए हैं, जिसमें यह दर्शाया गया है कि आकृति के अंदर वाला आकृति दूसरी आकृति के बाहर वाला आकृति बन जाता है, एवं पहली आकृति के बाहर वाला आकृति दूसरी आकृति से अंदर वाला आकृति बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 105 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। केवल ए के चारों आकृति का मुख अलग अलग है। नेक्स्ट है जिस तरह से दया सद्गुण से संबंधित है उसी प्रकार से क्रूरता किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी, दुराचारिता से। किससे? दुराचारिता से। निसान टोयोटा आइसुजी क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये जापानी कार है। क्या है? ये जापानी कार है। चेयर को इस तरह लिखा गया है, तो टेबल को कैसे लिखेंगे? तो सीधे उल्टा लिखा है, इसका यहाँ है, ए को यहाँ लिखा है, आई को एच को यहाँ और सी को यहाँ। इसी तरह टेबल को लिखते हैं, पहले ई लिख देंगे, फिर एल लिख देंगे, फिर बी लिख देंगे, फिर ए लिख देंगे, फिर टी लिख देंगे। तो जो हमारा आएगा वो आंसर बन के आ जाएगा कौन सा? तो डी। एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है, बताइए 8 बार बजने में कितना समय लेगी? तो प्रति समय अंतराल लगा समय 22/12 - 1 कर देंगे तो हो जाएगा 2। 8 बार बजने में लगा समय 8 - 1 × 2 बराबर 14 सेकेंड लगेगा। कितना? 14 सेकेंड। आंसर ए हो जाएगा। नीचे दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या या अक्षर आकृति को ज्ञात करना है, किस तरह है? चलिए आइए देखते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। W से x गया, क्या है? +1 है, और A से क्या गया है? C गया है, ये +2 है, और B से हमारा जो D गया है वो भी +2 है। यानी शुरुआत के पहला अक्षर जाता है 1 और उसके बाद वाला दोनों अक्षर +2 जाता है। अगर उसी तरह हम देखते हैं तो 22 से +1 करेंगे तो Z होगा, E से +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो J होगा, और F से भी +2 करेंगे तो जो हमारा +2 करेंगे वो हो जाएगा H। तो जो आंसर निकल कर आ जाएगा B। 18 30 48 72 किस तरह की श्रृंखला है? नेक्स्ट कौन सा होगा? तो 18 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 30 आएगा, 30 में 18 जोड़ते हैं तो 48 आएगा, और 48 में क्या है? 24 जोड़ते हैं तो 72 आ रहा है, और 72 में कितना जोड़ेंगे? तो यहाँ देखिए 6 करके बढ़ रहा है, 12 6 18 18 24 24 6 30, यानी 72 में 30 जोड़ेंगे तो हमारा अगला टर्म निकल कर आ जाएगा, वो है 102। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ, संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा हो तो संजय किस दिन पैदा हुआ था? तो आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था, और संजय आशीष से 12 दिन पहले अर्थात 15 - 12 कितना हुआ? 3 फरवरी को पैदा हुआ। चूँकि उस वर्ष गणतंत्र दिवस क्या था? 26 जनवरी को सोमवार था, तो 31 जनवरी को क्या हो जाएगा? 26 + 5 यानी शनिवार हो जाएगा, और 3 फरवरी को क्या हो जाएगा? 31 + 3 हो जाएगा, शनिवार +3 दिन हो जाएगा, तो शनिवार +3 दिन क्या होगा? मंगलवार। या 26 आप डायरेक्ट 26 27 28 29 30 31 1 2 3 कर लीजिएगा। और क्या रहा है कि 3 फरवरी को पैदा हुआ और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी कौन था? तो सोमवार था। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर है ना, इतवार सोमवार, और इसके बाद मंगल हो जाए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, मंगलवार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इसमें से त्रिभुज काउंट करना है। सबसे पहले तो 1 2 3 4 जो इसमें वाला त्रिभुज देखते हैं, फिर 1 2 3 4, इसमें 1 2, इसमें 1 2, इस तरह के कई त्रिभुज बनते हैं। जो ये बीच वाला इसमें बनते हैं 8 त्रिभुज बनते हैं, तो ये 2 पेयर है तो 16, तो ये हो जाएगा। और 2 1 3 त्रिभुज इसमें बनते हैं, 2 + 1 = 3, और उसमें भी 2 पेयर है, 6 ये हो जाएंगे, तो 16 6 तो 22 ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो त्रिभुज की संख्या बनेगा और भी वो अलग बनेगा, तो इस सब मिलाकर जो हमारा टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा C 28 हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों के स्थान पे कौन सा उत्तर आकृति आएगा। अगर प्रश्न आकृति ये और ये और ये है तो इसके में कौन सा आकृति आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आएगा। दी गए अक्षर श्रृंखला को खाली स्थानों को क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा पूरा करेगा। तो यहाँ पर एम अगर करते हैं, यहाँ पर एन करते हैं, ये एन है, यहाँ पर डी करते हैं और यहाँ पर एम करते हैं, एन एन तो है, डी एम है, यहाँ पर एन करते हैं। तो जो हमारा सीरीज बन के आएगा इस तरह का डी एम एन एन, डी एम एन एन, डी एम एन एन, इस तरह का सीरीज हमारा बन के आएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अब आइए देखते हैं ये किस तरह से सीरीज बना हुआ है। अगर 7 गुना 5 करते हैं और 2 घटाते हैं तो 33 आ जाता है। 3 गुना 6 करते हैं और 8 घटाते हैं तो 10 आ जाता है। तो इसी तरह अगर 4 गुना हम क्या करेंगे, 9 करेंगे, 9 चौ 36 और -3 घटाएंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा वो 33 आएगा। तो आंसर जो हो जाएगा कितना, 9। सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 6, 20, 26। 6, 20, 26 क्या है, अगर 26 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। 42 में से 12 घटा रहे हैं तो आ जाएगा 30। 114 में से 42 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 72। तो सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ये देखते हैं ये किस तरह के सीरीज सजा हुआ है। तो 5 के अगर स्क्वायर करते हैं, 7 के स्क्वायर करते हैं, 4 के स्क्वायर करते हैं, 3 के स्क्वायर, सभी को जोड़ते हैं तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 99, क्योंकि 25, 49, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 99। उसी तरह 7 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 114। इसे भी देख ले, 3 के स्क्वायर 9, 9 के स्क्वायर 81, 7 के स्क्वायर 49 और 5 के स्क्वायर जो हो जाएगा वो 25। सभी को जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ कर आएगा 164। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नीचे दिए गए प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। चलिए, माइनस का अर्थ है गुना, इस तरह का एक दिया हुआ है और जब इसे सोल्व कीजिएगा तो जो आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा हो जाएगा बी, 138 आएगा। आप सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि लेबल को इस तरह लिखा जाए तो जूस को कैसे लिखा जाए। लेबल को वर्णमाला के विपरीत क्रम के अनुसार लिखा गया है। एल के विपरीत होता है ओ, ए के विपरीत होता है जेड, बी के विपरीत होता है वाई, एल के विपरीत होता है कौन सा, ओ, और ई के विपरीत होता है बी। उसी तरह जूस के हम विपरीत अगर लिखते हैं तो जे के विपरीत क्या होगा, क्यू होगा, यू के विपरीत होगा एफ, आई के विपरीत होगा आर और सी के विपरीत होगा क्या, एक्स, ई के विपरीत भी। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। कितना चला, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला। फिर वह पश्चिम की ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की ओर घुमा और 6 किलोमीटर चला। अब वह पूरब की ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला। यानी ये 5 और यहाँ से 3 किलोमीटर चला और यहाँ से 6 किलोमीटर, तो ये दूरी है, किलोमीटर चला। अब लड़का उस स्थान से कितनी दूर है जहाँ से वह चला था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 3 किलोमीटर, क्योंकि ये 6 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, ये 6 है, ये 3 है, तो हमारा 6 - 3 बराबर 3 किलोमीटर। यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी, पूरब दिशा की ओर चल रहा था। यहाँ लास्ट में चल रहा था, पूरब हो जाएगा। 2 वक्तव्यों के आगे 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। आइए देखते हैं वक्तव्य और निष्कर्ष के प्रश्न को बनाकर। सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है। सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है। सचिन की बहन अच्छा गाती है। सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सचिन और उसकी बहन जो है वो प्रतिभाशाली है। सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली, क्योंकि बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है और बहन अच्छा गाती है, तो यानी दोनों अच्छा है, यानी वो प्रतिभाशाली है। सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ये तो सही नहीं है, ये सही है। तो आंसर जो हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकेंड निकलता है। सचिन की बहन को क्रिकेट खेलने से संबंधित न तो कोई जानकारी दिया हुआ है न कुछ दिया हुआ है, तो ये निष्कर्ष 1 तो गलत हो जाएगा। और क्रिकेट खिलाड़ी होना या अच्छा गाना किसी व्यक्ति की प्रतिभा को तो दर्शाता ही है, इसलिए निष्कर्ष सेकेंड निश्चित रूप से सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधिकांश ग्रामवासी अशिक्षित हैं और इसलिए अंधविश्वासी हैं। पूर्वानुमान, शिक्षा से तर्कसंगत चिंतन में वृद्धि होती है। दूसरा, ग्रामवासी विद्यालय नहीं जाते हैं। तो हो जाएगा क्या
कि शिक्षा से तर्कसंगत चिंतन में तो वृद्धि होती है, यानी एक तो अंतर्निहित है, ग्रामवासी विद्यालय नहीं जाते हैं, ऐसा इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा सिर्फ एक, केवल एक अंतर्निहित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्रों में से घोड़ा स्तनपाइयों तथा जानवरों के बीच संबंध दर्शाते हैं, कौन सा दर्शाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि घोड़ा स्तनपाई के अंतर्गत आता है तथा स्तनपाई जानवर के अंतर्गत आता है, यानी शुरुआत का जो होगा वो जानवर होगा, फिर स्तनपाई, उसके बाद घोड़ा होगा। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 125 के ए। अगला प्रश्न है कि एक साइकिल स्टैंड में 70 साइकिलें हैं, 50 साइकिलों में कैरियर है, 35 में घंटी तथा कैरियर दोनों है और कुछ में केवल घंटी है। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख समस्या को सही कर रहा है? तो सबसे पहले केवल एक कैरियर वाले साइकिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 50 - 35 = 15 तथा केवल एक घंटी वाले साइकिलों की संख्या हो जाएगी 70 - 50 = 20। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगा। यदि दिन का संबंध रात्रि से है तो सफ़ेद का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, काला से है। दिन का उल्टा रात्रि, तो सफ़ेद का उल्टा काला। शब्द एप्पल में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं? जैसे APPLE। अब एप्पल शब्द में केवल एक अक्षर युग्म है, ए से ई, क्योंकि यहाँ पर अगर BCD होता तो भी आता, तो सिर्फ एक ही जोड़ी है जो उनके बीच में उतने ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है। तो आंसर हो जाएगा ए। यदि धूल को हवा को उजाला को पीला, पीला को पानी तथा पानी को लाल कहा जाए तो चिड़िया कहाँ पर उड़ती है? तो चिड़िया जो उड़ती है वो हवा में उड़ती है और हवा को क्या कहते हैं? उजला कहते हैं। तो आंसर जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा क्या? हो जाएगा सी। टेलीफोन शब्द में से कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच अक्षर है? तो टेलीफोन में सबसे पहले अगर टी से पी देखा जाए, टी से पी के बीच में यहाँ 3 है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी पी से लेकर टी तक 3 ही है। अगर एच से ई देखा जाए, एच से ई भी उतने ही है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में, तो ये है, और ओ से एन में भी डायरेक्ट है, तो यहाँ पे तो यहाँ 3 युग्म हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी 3। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रियंका उत्तर की ओर खड़ी है और 20 मीटर उसी दिशा में चली, फिर एक मोड़ पर बाईं मुड़ गई और 35 मीटर चली। कितना चली? 35 मीटर चली। पुनः वह दूसरे मोड़ पर बाईं ओर मुड़ गई और 20 मीटर चली। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है ये देखना है। तो प्रश्न में कहाँ कह रहा है कि यहाँ से चली थी और यहाँ तक पहुँची हुई है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 35 मीटर तो दूरी पे है, कितने? वो है पश्चिम में, क्योंकि ऊपर जो चली थी कितने? 35 मीटर, तो ये भी दूरी जो है वो 35 मीटर है। तो 35 मीटर है और कहाँ है? तो इस डायरेक्शन में है, यानी पश्चिम में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी कोड में ABC को FGH लिखा जाए तो LMN को क्या लिखा जाएगा? चूँकि ABC को कूटभाषा FGH लिखा है तो दोनों के अंग्रेजी अक्षर समूह वर्णक्रम में क्रमागत है, तो LMN की कूटभाषा क्या होगा? तो वो होगा WXY लिखा जाएगा, क्योंकि शेष सभी विकल्प वर्णक्रम के क्रमागत नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, ये क्रमागत है जो ABC FGH है, तो उसी तरह LMN WXY हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पंक्ति में दोनों तरफ से एक व्यक्ति का स्थान 5वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे? तो दोनों तरफ से तो 5 + 5 और एक खुद है तो -1 हो जाएगा, तो 10 - 1 = 9। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, श्रृंखला में रिक्त स्थानों को भरें, 10, 15, 12, 17, उसके बाद क्या होगा? तो 10 से अगर हम +5 जोड़ेंगे तो 15 हो रहा है, 15 में से -3 करेंगे तो 12 हो रहा है, 12 में से फिर +5 जोड़ रहे हैं तो 17, 17 में से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 14। तो आंसर हो जाएगा ए। कमल ने कहा कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है? दिया गया आंकड़े के अनुसार रवि की माँ कमल की माँ की इकलौती पुत्री है, अर्थात रवि की माँ कमल की बहन है, अर्थात कमल रवि का क्या होगा? मामा होगा। आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मानव नेत्र का खाली स्थान वही संबंध है जो सिनेमा की फिल्म से है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रेटिना। मानव नेत्र का रेटिना का वही संबंध है जो सिनेमा का फिल्म से है। यह पता कीजिए कि कारपेंटर शब्दों के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पेंटर।
पेंटर का आई अक्षर कारपेंटर में नहीं है, तो ये सब नहीं बनेगा। आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है, जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एन होगा। जी से आप लिख लीजिएगा GHIJKLMNOPQRSTU लिख दीजिएगा, और इसमें से कौन कर लीजिएगा कितना है, जो बीच वाला आएगा वो एन होगा। अगले प्रश्न में है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज महिलाओं को दर्शाता है, आयत रोजगार में लगे हुए को दर्शा रहा है, वृत्त डॉक्टरों को दर्शाता है। आकृति के उस क्षेत्र का पता कीजिए जिनमें उन महिला डॉक्टर को दर्शाया गया है जो बेरोजगार है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो 7 आंसर हो जाएगा सी, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक व्यक्ति के मुख दक्षिण की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो ये आंसर हो जाएगा ए, उत्तर पूर्व में है। यह बना लीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है। ई का पुत्र ए और बी का पुत्र डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है? तो यह संबंध हो जाएगा ब्लड रिलेशन का है, ए हो जाएगा। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वो महिला उस पुरुष को के रिश्ते में क्या लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माँ लगती है। चूँकि पुरुष की माँ महिला की माँ की इकलौती बेटी है, महिला की माँ इकलौती बेटी वह स्वयं महिला हुई, अतः वह महिला उस पुरुष की माँ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद कहा जाए और शहद को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए निम्नलिखित में से कौन काम आता है? कपड़ा धोने के लिए कौन सा काम आता है? तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कह रहा है कि साबुन को स्याही कहा जाता है, साबुन कपड़ा धोने में काम आता है, उसे स्याही कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। सबसे अलग संख्या को ढूंढिए, इसमें से 2, 9, 28, 63, 124 में सबसे अलग कौन है ये देखना है। तो 2 को लिखा गया है क्या, 1 के क्यूब प्लस 1 लिखा गया है। 9 को लिखा गया है 2 के क्यूब प्लस 1। 28 को लिखा गया है 3 के क्यूब प्लस 1, तो 28 हो रहा है। अब 1 1 बढ़ रहा है, तो 4 के क्यूब प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 64, 1 65 होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 63, तो ये भिन्न है। आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, 63। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? TACWDFZGI। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कैसे होगा कि टी से जो डब्लू गया है वो +3 गया है, और ए से जो डी गया ये भी +3 गया है, और सी से एफ गया है ये भी +3 गया है। यानी हर इसमें से +3 एक दूसरे से जा रहा है, तो आंसर जो होगा जी, जेड से +3 सी जाएगा, जी से +3 जे जाएगा, आई से +3 एल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। यदि 963 बराबर 57 सही है तो 963 के बीच में कौन सा संकेत समूह आएगा? आइए देखते हैं। 963 9 गुना 6 + 3, 9 6 54 + 3 57, इस तरह लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा बी। पहले 2 अक्षरों के बीच गुना और उसके बाद प्लस होगा। अशोक उत्तर की ओर 30 मीटर चला और बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चला। उत्तर की ओर 30 मीटर चला, बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ा और 500 मीटर चला। वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितने मीटर है? तो ये तो 30 चला, ये 50 चला, ये 50 चला, और लेकिन ये 500 चला। 500 माइनस से 470 हो जाएगा, तो आंसर जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो सी, 470 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि जल को नीला कहते हैं, नीला को लाल कहते हैं, लाल को सफ़ेद कहते हैं, सफ़ेद को आकाश कहते हैं, आकाश को वर्षा कहते हैं, वर्षा को हरा कहते हैं और हरा को वायु कहते हैं, तो निम्नलिखित में से दूध का रंग कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, आकाश। दूध का रंग सफ़ेद होता है और सफ़ेद को आकाश कहा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। 5 बालकों ने एक दौड़ में भाग लिया। राज मोहित से आगे है किंतु गौरव से पीछे है। आशीष संचित से आगे रहा लेकिन मोहित से पीछे है, तो दौड़ किसने जीता? तो दौड़ किसने, यह सीरीज बनेगा। सबसे पहले आगे जो है वो गौरव होगा, उसके बाद राज होगा, उसके बाद मोहित होगा, उसके बाद आशीष होगा, उसके बाद संचित होगा। तो जो आंसर हमारा हो जाएगा ए, गौरव।
निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पर अगर ए देते हैं उसके बाद हो जाएगा क्या, बी ए, उसके बाद फिर से बी और यहाँ पर ए, तो हमारा जो सीरीज बन के आ जाएगा बी ए पी, बी ए बी और बी ए बी। इस तरह का हमारा सीरीज बनेगा। आंसर हो जाएगा सी। ये था प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज नंबर 16। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।